हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्नेहल श्रीवास्तव और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। सो हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। टुडे इज 5 जून एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं उन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का क्या डेमोक्रेटिक होना जरूरी है क्या, या फिर इलेक्शंस होना जरूरी है क्या, बिना इलेक्शन के कोई डेमोक्रेसी रन कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस चैप्टर्स दैट देयर आर मेनी कंट्रीज हु आर रनिंग विदाउट द इलेक्शंस, या फिर कई कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां इलेक्शंस होते हैं बट अनफेयर तरीके से होते हैं। चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं क्या वो जरूरी होते हैं, और अगर होते हैं तो किस तरह से होते हैं, और जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं या फिर नहीं। तो ये चैप्टर पूरी तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट रहता है कि वाई इलेक्शंस को क्यों करवाया जाना चाहिए। फिर दूसरा पार्ट ये रहता है कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, मतलब कि इलेक्शन करवाने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, किस किस तरह से इलेक्शन होते हैं और फिर वोट्स कैसे काउंट किए जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। और फिर थर्ड पार्ट आता है कि ऐसी कौन सी चीज है, व्हाट मेक्स द इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, मतलब इंडिया में कौन सा ऐसे इलेक्शन का कौन सी ऐसी चीज है जो कि इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। सो फर्स्ट वी विल गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 1 विच इज वाई इलेक्शन। हम लोग बात करने जा रहे हैं पहले पार्ट की, वाई इलेक्शंस क्यों होने चाहिए। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हरियाणा असेंबली इलेक्शंस का। हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में सबसे पहले एक न्यूज प्रिंट की बात होती है। उस न्यूज प्रिंट में बताया जाता है कि हरियाणा के जो पीपल्स रहते हैं वो 5 आवर से मिडनाइट में वहां के लीडर का वेट करते रहते हैं कि वो वहां पे आ करके अनाउंसमेंट दे या फिर कोई भी जो भी वो बोलना चाहते हैं वो बोले। लेकिन 5 घंटे हो गया था, अभी तक लीडर नहीं आए थे। वहां के ऑर्गेनाइजर बोलते हैं कि लीडर बस आ ही रहे हैं। लीडर का नाम रहता है मिस्टर देवीलाल। मिस्टर देवीलाल एक हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ रहते हैं और उनकी एज 76 ईयर्स ओल्ड रहती है। वो 23 महीने से आने वाले इलेक्शंस के लिए तैयारियां करते रहते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग रहते हैं। सुबह 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक उनका शेड्यूल बिजी रहता है। वो उस दिन 9 असेंबलीज में स्पीच ऑलरेडी देके आ रहे थे, इसी वजह से उनको आने में लेट हो गई। तो ये इस न्यूज प्रिंट में ये बताया गया है कि मिस्टर देवीलाल जो थे वो आने वाले इलेक्शंस की प्रिपरेशन कर रहे थे और वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को हरा करके 1987 के इलेक्शन में वो जीते हरियाणा में। उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा लोकदल। लोकदल पार्टी में उन्होंने एक मूवमेंट का नाम उन्होंने रखा न्याय युद्ध। न्याय युद्ध में वो चाहते थे कि उस मूवमेंट को चला करके अपने जितने भी हरियाणा के पीपल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको मोटिवेट करके उन्हें ये बताएं कि उनकी जो पार्टी है अगर वो इलेक्शन जीत जाएगी तो वो फार्मर्स और बिजनेसमैन पे जो भी गवर्नमेंट के लोन्स हैं उन सारे लोन्स को माफ कर देगी। यहाँ पे आपकी बुक में एक टर्म भी यूज हुआ है वेव। उस वेव टर्म का मतलब है माफ कर देना, मतलब कि वो सारे लोन्स को माफ कर देंगे फार्मर्स और बिजनेसमैन के। इन सब चीजों को देखते हुए और वो काफी हार्ड वर्किंग भी थे तो इसलिए वो असेंबली इलेक्शंस जीत जाते हैं। 1987 के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में लोकदल पार्टी जीत जाती है। सिर्फ और सिर्फ लोकदल पार्टी को 60 सीट्स मिलती हैं और उन्होंने अदर पार्टीज के साथ जो कॉम्बिनेशन किया था उन सबको मिला करके उन्हें 76 सीट्स मिलती है और कांग्रेस को उस 1987 के इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स मिलती हैं। तो इस तरह से लोकदल पार्टी मेजोरिटी के थ्रू जीत जाती है और फिर वहां के सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मिस्टर देवीलाल जी को बना दिया जाता है। मिस्टर देवीलाल जी ने जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था वो अपने सारे प्रोमिसेस को पूरा करते हैं। उन्होंने सारे लोन्स माफ कर दिए बिजनेसमैन और फार्मर्स के, और लेकिन उसके बाद उनका जो क्रेज था लोगों में वो खत्म हो गया और फिर आने वाले 1991 के इलेक्शन में दोबारा कांग्रेस जीत जाती है। इस एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो लोगों की ओपिनियंस है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है।
आज उन्हें ये लीडर चाहिए तो कल उन्हें कोई और लीडर चाहिए, या फिर एक लीडर उनकी विश को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो नेक्स्ट लीडर वो अपॉइंट करेंगे जिससे कि वो उनकी विश को फुलफिल कर सके अच्छे तरीके से या फिर और बेटर तरीके से। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन क्यों चाहिए। तो एक ओपिनियन ये भी बनती है कि सारी जितनी भी पब्लिक हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, जो भी पॉपुलेशन है, सब लोग मिल करके बैठ करके कोई एक डिसीजन ले अपनी कंट्री के लिए। बट ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आजकल की लाइफ में सब इतने ज्यादा बिजी हैं कि कोई भी एक टाइम पे एक जगह पे आ नहीं सकता, और अगर सब आते भी हैं तो स्पेस बहुत कम पड़ जाएगी कि सब लोग एक जगह बैठे, तो इसलिए ये तरीका फेल हो जाता है। इसके बाद आता है कि हम लोग क्यों नहीं ऐसे एजुकेटेड पर्सन को इलेक्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उसको इसलिए इलेक्ट नहीं किया जाता कि वो इलेक्ट तो हो जाएगा, उसके पास नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन वो लोगों को नहीं समझ पा रहा, वो लोगों की विशेष क्या है वो नहीं समझ पा रहा, लोगों की सिचुएशन क्या है वो नहीं समझ पा रहा। यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा विशेष हैं, उतनी ज्यादा कंडीशंस हैं, उतनी ज्यादा सिचुएशंस हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन को ऐसे समझना कि कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए कि वो सबको फुलफिल कर दे, सबकी विशेष को फुलफिल कर दे, तो इसलिए एजुकेटेड भी हो वो तो जरूरी है, बट साथ ही साथ सबको समझे भी, तो इसके लिए लोगों की ओपिनियन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे एक इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन अगर नहीं होगा तो किसी भी एजुकेटेड को अगर बैठा दिया जाए बट वो लोगों को समझ नहीं पा रहा है तो उनकी डेमोक्रेसी या फिर उनके इलेक्शन का जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा। इससे हमें फायदे क्या क्या होते हैं, जैसे कि जब चाहे लोग अपने लीडर को चेंज कर सकते हैं, लीडर को लोगों की विशेष के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है, और साथ ही साथ कई अदर एक मतलब इसके प्रोज हैं कि वो किस तरह से इलेक्शन हमारे डेमोक्रेसी को और अच्छा बनाते हैं और बेटर बनाते हैं। इस एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो लोगों की ओपिनियंस है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आज उन्हें ये लीडर चाहिए तो कल उन्हें कोई और लीडर चाहिए, या फिर एक लीडर उनकी विश को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो नेक्स्ट लीडर वो अपॉइंट करेंगे जिससे कि वो उनकी विश को फुलफिल कर सके अच्छे तरीके से या फिर और बेटर तरीके से। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन क्यों चाहिए। तो एक ओपिनियन ये भी बनती है कि सारी जितनी भी पब्लिक हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, जो भी पॉपुलेशन है, सब लोग मिल करके बैठ करके कोई एक डिसीजन ले अपनी कंट्री के लिए। बट ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आजकल की लाइफ में सब इतने ज्यादा बिजी हैं कि कोई भी एक टाइम पे एक जगह पे आ नहीं सकता, और अगर सब आते भी हैं तो स्पेस बहुत कम पड़ जाएगी कि सब लोग एक जगह बैठे, तो इसलिए ये तरीका फेल हो जाता है। इसके बाद आता है कि हम लोग क्यों नहीं ऐसे एजुकेटेड पर्सन को इलेक्ट करते हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उसको इसलिए इलेक्ट नहीं किया जाता कि वो इलेक्ट तो हो जाएगा, उसके पास नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन वो लोगों को नहीं समझ पा रहा, वो लोगों की विशेष क्या है वो नहीं समझ पा रहा, लोगों की सिचुएशन क्या है वो नहीं समझ पा रहा। यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा विशेष हैं, उतनी ज्यादा कंडीशंस हैं, उतनी ज्यादा सिचुएशंस हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन है, तो सबकी अलग अलग सिचुएशन को ऐसे समझना कि कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए कि वो सबको फुलफिल कर दे, सबकी विशेष को फुलफिल कर दे, तो इसलिए एजुकेटेड भी हो वो तो जरूरी है, बट साथ ही साथ सबको समझे भी, तो इसके लिए लोगों की ओपिनियन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे एक इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन अगर नहीं होगा तो किसी भी एजुकेटेड को अगर बैठा दिया जाए बट वो लोगों को समझ नहीं पा रहा है तो उनकी डेमोक्रेसी या फिर उनके इलेक्शन का जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा। इससे हमें फायदे क्या क्या होते हैं, जैसे कि जब चाहे लोग अपने लीडर को चेंज कर सकते हैं, लीडर को लोगों की विशेष के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है, और साथ ही साथ कई अदर एक मतलब इसके प्रोज हैं कि वो किस तरह से इलेक्शन हमारे डेमोक्रेसी को और अच्छा बनाते हैं और बेटर बनाते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक इलेक्शन का एग्जाम्पल लिया, फिर हम लोगों ने एक इलेक्शन के बारे में पढ़ा कि क्यों इलेक्शन होना जरूरी है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या इलेक्शन, कौन सी चीज ऐसी होती है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बना देती है। तो
इलेक्शन कई चीजों को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो भी इलेक्शन हो रहा है उसे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा कि वो ये प्रूव कर सके कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पहली बात, लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए। मतलब कि एक पार्टी ही ना खड़ी हो, डिफरेंट पार्टीज वहां पे खड़ी हो इलेक्शन में, जिससे कि लोगों के पास डिफरेंट चॉइसेस हो कि वो उसे ये पार्टी के टर्म्स एंड कंडीशन या फिर ये इस पार्टी के क्राइटेरिया पसंद आ रहे हैं तो वो इसको वोट कर दे, किसी को दूसरी पार्टी के पसंद आ रहे हैं तो वो दूसरी पार्टी को वोट कर दे। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि एक आदमी के पास एक वोट होना चाहिए। मतलब सबके पास राइट होना चाहिए चूज करने का कि किस पार्टी को वो वोट दे या फिर कौन सी पार्टी उस कंट्री की लीडर बनेगी। तो सबके पास वन वोट और वन वैल्यू होना चाहिए। तीसरी बात ये आती है कि वहां के जो इलेक्शंस होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में कई जगह देखा था कि जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं बट फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं। तो इसलिए वहां पे जो इलेक्शन होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद चॉइसेस, जो भी इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे कोई भी लीडर इलेक्ट हो रहा है तो उस लीडर के बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वहां पे दूसरे लीडर को इलेक्ट करने के लिए या फिर दोबारा इलेक्शन करने चाहिए, जिससे कि मे बी अगर वही लीडर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लोग उससे सेटिस्फाइड है तो दोबारा इलेक्शंस में भी उसी को वोट देंगे, और अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो किसी और को वोट देंगे। इससे वहां पे पर्टिकुलर एक ही मोनोपोली नहीं बनती, किसी एक पार्टी को राज करने का ज्यादा दिन तक टाइम नहीं मिलता। इसके बाद जो भी कैंडिडेट इलेक्ट किया जाए, जिस भी कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहे हो उसके पास पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इलेक्ट किसी को किया और मेन पावर किसी और के हाथ में आ रही है। इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट में, इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल इलेक्शंस, मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन, कि क्या ये जरूरी है, मतलब क्या ये अच्छा है पॉलिटिकल कंपटीशन होना, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन से कुछ फायदे होते हैं हम लोगों को। तो एक तरह से कहा जाए कि जो यहाँ पे कंपटीशन होता है वो दो डिफरेंट पार्टीज, वो डिफरेंट कैंडिडेट्स के बीच में होता है। और अगर कंस्टिट्यूएंसी मतलब कि चुनाव क्षेत्र में इलेक्शन नहीं होगा तो फिर वहां के जो लोगों की क्वालिटी है लोगों को सर्व करने की, वहां के जो लोग वहां पे इलेक्ट हो रहे हैं उनकी जो क्वालिटी रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी। कंपटीशन अगर खत्म हो गया तो अगर क्लास में सारे बच्चे फर्स्ट आने लगे तो कोई भी मेहनत नहीं करना चाहेगा कि सब फर्स्ट आ रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी डिक्रीज होगी। उसी तरह से इलेक्शंस में भी अगर सबको पावर्स प्रोवाइड कर दी जाए या फिर किसी एक ही को पावर प्रोवाइडेड रहे तो वो सेटिस्फाइड रहेगा और फिर आगे कुछ करने की सोचेगा नहीं अपनी सिटीजन्स के लिए। तो इस तरह से कंपटीशन जरूरी है, बट कंपटीशन के कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स जैसे कि उन पर्टिकुलर पार्टीज में, जैसे कि पार्टी ए और पार्टी बी है, एक आदमी पार्टी ए को फॉलो करता है और दूसरा आदमी पार्टी बी को फॉलो करता है और दोनों बहुत ही स्ट्रिक्टली अपनी अपनी पार्टीज को फॉलो कर रहे हैं। तो वो दोनों पर्सन जब मिलेंगे या फिर किसी भी लोकेलिटी में, किसी मोहल्ले में अगर वो दो लोग हैं और उनकी आइडियोलॉजीज, मतलब उनकी जो पर्टिकुलर पार्टी है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट है, तो उनके बीच में भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट हो जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट होने से डिसयूनिटी होगी। वो पार्टीज बनी किस लिए है? उस कंट्री के वेलफेयर के लिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके सिटीजन्स जो है उनमें डिसयूनिटी आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो भी लीडर्स होते हैं या फिर जो भी लोग कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस में, वो लोग डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं कि वहां पे अच्छा स्कोर करें, ज्यादा वोट्स पाएं। और साथ ही साथ इलेक्शंस जो होते हैं वो लोगों को, वो पार्टीज को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने से रोक देते हैं। पॉलिसी को लॉन्ग टर्म बनने से रोकते हैं कैसे? क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम एक बार जीत गए तो फिर हम अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हैं और उसके बाद 5 इयर्स बाद फिर इलेक्शन होगा तो फिर देखा जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि वादे कर दिए और उसके बाद उस पॉलिसी को नहीं कंप्लीट किया, या फिर कोई पॉलिसी स्टार्ट किया जिससे कि लोगों को अच्छा लगे बट वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चली। तो और साथ ही साथ जो अच्छे लोग होते हैं वो इसमें कंटेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि पता होता है कि कोई अलग पार्टी पावर में है पहले से। तो जो पार्टी पहले से पावर में है वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी पावर चली जाए और कोई और पार्टी आए। तो वो कई प्रैक्टिसेस ऐसे भी कर सकती है जिससे कि सामने वाले को प्रॉब्लम हो। और एक अच्छा आदमी कभी भी नहीं चाहेगी कि वो डर्टी ट्रिक्स वाले इलेक्शंस में खड़ा हो। इसलिए ये बात हमारे लीडर्स को पता थी जो स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय में थे। तो उन लोगों ने इन सब चीजों को ध्यान दिया और हमारे यहाँ के इलेक्शंस को काफी फ्री रखा
उसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसीलिए बोला जाता है। ये लॉन्ग टर्म तक चलता रहे इसलिए ऐसी पॉलिसी बनाई उन्होंने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं उसमें आइडियली देखा जाए तो लोगों को सर्व करने के लिए वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि वो लोगों को सर्व करें। और सर्व करने से मतलब उनका मेन मोटिव ये है कि लोगों को सर्व करना है हमें, इसलिए वो लोग पॉलिटिक्स में आए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आइडियली कुछ और बात है बट रियलिटी में कुछ और बात होती है। लोग लोगों को सर्व करने के लिए नहीं आते, यहाँ पे अपनी पावर के लिए आते हैं कि उनको पावर मिले, इसलिए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और एट द एंड ये होता है कि लोग इसमें कंपटीशन और बढ़ता जाता है और ज्यादा से ज्यादा पावर के लिए वो लोग क्रूएल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, जिससे कि डेमोक्रेसी धीमे धीमे हिंडर होने लगती है और लोगों के राइट्स भी धीमे धीमे कहीं ना कहीं डिमिनिश होने लगते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग क्या करें कि इन सब चीजों से हम लोग बच सके। ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है इससे जो हम लोगों के लिए हम लोग के नुकसान होते हैं, सिटीजन्स के नुकसान होते हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या तो उनकी नॉलेज और कैरेक्टर को अच्छा बनाया जाए और बेटर बनाया जाए, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है कि जो भी लीडर फेवर में काम करेगा पब्लिक के उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और जो भी लीडर अनफेवर या फिर ऐसा नहीं करता है पब्लिक के लिए, अच्छा काम नहीं करता है, उसको जो है पनिश किया जाए। और ये पनिश और रिवॉर्ड ये डिसाइड कौन करेगा? ये पब्लिक डिसाइड करेगी। और एक्चुअली ऐसा ही होता ही आ रहा है। जो भी लीडर अच्छा काम करता है उसे पब्लिक सपोर्ट करती है और जो लीडर बुरा काम करता है उसे पब्लिक डिमोट कर देती है डेमोक्रेसी में। क्योंकि हमारे इलेक्शन और प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि हम अपने हिसाब से लोग को इलेक्ट कर सकते हैं, यही तो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। सो ये एकदम बिल्कुल मार्केट की तरह है कि अगर आपको कोई भी शॉपकीपर, शॉप ओनर अच्छी सर्विस दे रहा है तो आप उस शॉप पे जाएंगे, और अगर वो अच्छी सर्विस नहीं दे रहा है तो आप शॉप चेंज कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी लीडर्स के साथ होना चाहिए और ऐसा ही होता भी आ रहा है। सो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी खत्म होता है। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म होता है कि क्यों डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए कि क्यों डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया हरियाणा इलेक्शन असेंबली का, कि किस तरह से वहां पे चौधरी देवीलाल जी जीत जाते हैं, फिर उनको हटा भी दिया जाता है। एंड उसके बाद फिर आता है हम लोग का कि इलेक्शंस जो होते हैं वो क्यों होते हैं, है ना, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। और फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो इलेक्शन होते हैं इसमें क्या कंपटीशन जरूरी है। तो हाँ, जरूरी है कंपटीशन। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब हम लोग आते हैं जहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, मतलब कि इंडिया में इलेक्शन का क्या सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंडिया का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इंडिया में इलेक्शन होते किस तरह से हैं। तो इंडिया में जो भी इलेक्शन होते हैं, लोकसभा और विधानसभा, 2 तरह के इलेक्शन होते हैं। हर 5 ईयर्स पे यहाँ पे मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। और साथ ही साथ इलेक्शन 2 तरह का होता है, एक जनरल इलेक्शन होता है और एक बाय इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन हर 5 ईयर्स पे होते हैं, और बाय इलेक्शन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर मेंबर के लिए होता है कि अगर उसकी सीट वैकेंट हो गई है तो उसको फुलफिल करने के लिए एक इलेक्शन किया जाता है जो कि बाय इलेक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको इसमें डिफरेंस करना भी पता होना चाहिए कि जनरल इलेक्शन क्या होता है और बाय इलेक्शन क्या होता है। इसके आपको याद है कि हम लोगों ने कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था हरियाणा का, जहां पे 90 एमएलएस थे, वहां पे 90 मेंबर्स का इलेक्शन हुआ। और तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितने लोगों ने वोट दिया होगा। मतलब क्या हरियाणा की जितने भी सिटीजन्स हैं सब 90 लोगों को वोट दिए होंगे मिलकर के? नहीं। तो उन्होंने कैसे वोटिंग किया? एक्चुअली होता क्या है कि पर्टिकुलर एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है किसी भी स्टेट को या फिर किसी भी कंट्री को, और फिर उसके बाद वहां के इलेक्शंस करवाए जाते हैं। हर एरिया से एक एक मेंबर आता है, एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और फिर वो सब मिल करके वहां के स्टेट में है तो एमएलए बनते हैं, और अगर कंट्री में है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। अब मैं इसी को समझाने जा रहा हूं कि किस तरह से एमएलए और एमपी को डिफाइन किया जाता है। लोकसभा में क्या होता है कि कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है 543 कंस्टिट्यूएंसीज में, मतलब 543 निर्वाचन क्षेत्रों में, और उन 543 कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस करवाए जाते हैं।
जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी जीतता है वहां का इलेक्शन, पर्टिकुलर एरियाज का इलेक्शन कंट्री में, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में, उसको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अगर ऐसा ही स्टेट में किया जाए तो उसको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट में जब एरियाज को डिवाइड किया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। और अगर उसको हम कंट्री को डिवाइड करते हैं तो हम लोग नाम देते हैं पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के अंदर कुछ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज आती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे था एमएलए और एमपी के इलेक्शंस में, वैसा ही सिमिलर प्रोसेस रहता है पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के प्रोसेस में। विलेज और टाउन को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जैसा कि वहां पे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में होता था कि जो भी इलेक्ट होगा वो एमएलए बनेगा, उसी तरह से यहाँ पे भी जो भी वार्ड में इलेक्ट होगा उसे जो है वहां वो एक सीट मानी जाएगी। और जब हम लोग बात करते हैं कि हरियाणा में लोकदल ने 60 सीट जीती, तो इसका मतलब ये होता है कि हरियाणा मतलब कि लोकदल के 60 मेंबर्स ने 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में सीट जीती हैं। इसके बाद हम इंडिया के इलेक्शन सिस्टम को समझाने के लिए आते हैं रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज पे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो राइट प्रोवाइड किए कि हम अपने मन चाहे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें, हम खुद को रिप्रेजेंटेटिव बना सकें। बट जब बात आ जाती है कि किसी वीकर सेक्शंस की, जहां पे जस्ट लाइक शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट जो होती है, उन लोगों की जब बात आ जाती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा कि हमारे कंट्री में, इंडिया में बहुत ढेर सारी ऐसे भी लोग हैं, ऐसी कास्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड हैं काफी चीजों से, रिसोर्सेज से, एजुकेशन से, नॉलेज से, मनी से। तो उन लोगों के साथ क्या होगा अगर अदर कास्ट वाले, मतलब कि कोई जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा पावर है, ज्यादा मनी है, अगर वही लोग बार बार जीते रहे तो एक पर्टिकुलर कास्ट या फिर एक पर्टिकुलर जो सेक्शन रहेगा हमारी कंट्री का, वो तो डिप्राइव्ड हो जाएगा सारी चीजों से, और वो धीमे धीमे नीचे चला जाएगा, जिससे हमारी डेमोक्रेसी जो रहेगी वो खत्म हो जाएगी। एक तरह से हम ये कहेंगे फिर ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं रह गई। तो इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने प्रॉपरली स्टडी करके स्पेशल सीट्स बनाई, स्पेशल कंस्टिट्यूएंसीज बनाई जो कि पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करती है। जस्ट लाइक हमारे लोकसभा में जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें से 84 कंस्टिट्यूएंसी जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, और उसके बाद 47 कंस्टिट्यूएंसीज जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं। और ये जो कंस्टिट्यूएंसी का नंबर है, ये बिल्कुल उसी रेशियो में जैसा कि हमारी कंट्री में इनकी पॉपुलेशन है, एकदम उसी रेशियो में। और वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स प्रोवाइड की गई है लोकसभा में। इससे क्या होगा कि कोई भी सेक्शन हमारा छूटा नहीं रह जाएगा। कई जगह में, कई विलेजेस में ऐसा है कि और भी जो लोग डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए स्पेशल रिजर्व्ड तरीके से बना दिया गया है सीट्स को। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हर चीज का ध्यान रखा कि कोई भी सेक्शन डिप्राइव न रह जाए किसी भी चीज से, सबके पास वोटिंग राइट्स रहे, सबको इक्वल राइट्स मिले और सबके साथ न्याय हो। इसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज आती है जिसका रोल होता है हमारे यहाँ इलेक्शंस हेल्ड करवाने में, वोटर्स लिस्ट, वोटर लिस्ट। मतलब कि हमारे यहाँ कि कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा, ये वोटर्स लिस्ट में गिवन होता है। वोटर्स लिस्ट में उनके नाम गिवन होते हैं जो वोट दे सकते हैं। और हमारे यहाँ वोटर्स लिस्ट जो है बहुत ही पहले प्रिपेयर्ड हो चुकी रहती है, और उसे ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन के एक दिन पहले दिया जाए, ये अनफेयर तरीका होगा। और ये अगर ऐसा होता है तो इसमें चीटिंग भी हो सकती है। सो लोगों को पहले ही वोटर्स लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है, उनको बता दिया जाता है कि कौन एलिजिबल है वोट करने के लिए और कौन एलिजिबल नहीं है। तो ये जो है हमारे एक और लॉ को सेटिस्फाई करता है, एक और कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि हर इंसान को वोटिंग राइट होना चाहिए, हर इंसान के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और साथ ही साथ लोग जो होते हैं कई तरह के हो सकते हैं, काइंड हो सकते हैं, और कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई एजुकेटेड है, कोई नॉन एजुकेटेड है, लेकिन वोटिंग राइट सबके पास होने चाहिए। और इसी तरह से हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक भी कहलाई जाएगी। ये हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहता है कि सबके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए।
भले यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो लोग 18 एज से अबव होते हैं उन्हीं को वोटिंग राइट प्रोवाइडेड होता है, और बहुत ही रेयर सिचुएशन में किसी क्रिमिनल माइंडेड या जिसका मेंटल प्रॉब्लम है उनको वोटिंग राइट से डिनाई किया जाता है। बट कोशिश ये रहती है कि सबको वोटिंग राइट दिया जाए। इसके बाद जो लोग वोटिंग एज में एंटर करते हैं उनका नाम ऐड हो जाता है, और जो लोग वोटिंग एज से एग्जिट करते हैं या फिर उस प्लेस से चले जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो ये जो सर्वे होता है वोटर लिस्ट बनाने का वो हर 5 इयर्स पे हेल्ड होता है, और हर 5 इयर्स पे वोटर लिस्ट रिन्यू होती है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले EPIC भी लॉन्च किया, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिससे कि वोटिंग के टाइम में हर पर्टिकुलर पर्सन उसको लेके जाए और वो दिखा सके कि हाँ ये उसका आइडेंटिटी कार्ड है और फोटो उसमें दिखती रहे, जिससे कि कोई भी इंसान किसी और इंसान के लिए वोट ना कर सके। बट अभी भी ये कंपलसरी नहीं किया गया है, लोग अब उसकी जगह पे कोई और आइडेंटिटी कार्ड भी शो कर सकते हैं अगर वो चाहें तो।